नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और हमारे खास कार्यक्रम क्रिमिनल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सागर के उस नाबालिग हैवान की जिसने पार्टी और मौज मस्ती की जिद के लिए पूरे परिवार को नींद मौत की सुला दिया। इस शातिर कातिल ने पहले तो पुलिस को चकमा दिया, गुमराह किया, लेकिन एक गलती ने उसके पाप का राज फाश कर दिया। एक बंद कमरा, 3 लाश। 3 दिन कातिल रहा लाशों के साथ। एक कागजी नोट और चंद सुराग। कैसे खुला ट्रिपल मर्डर का राज? ना कोई अफसोस, ना कोई पछतावा। आखिर कौन था एक पूरे परिवार का हत्यारा? कत्ल, एक घर, और कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि उसी घर का बेटा। सागर के मकरौनिया इलाके में हुए इस तिहरे हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया। 28 जनवरी 2020 शाम करीब 6 बजे सागर शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था, लेकिन इसी शांत शहर में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक बंद मकान, कई दिनों से आती बदबू और दरवाजा टूटते ही सामने आई खून से सनी 3 लाशें। रिटायर्ड फौजी, उनकी पत्नी और छोटा बेटा। शुरुआत में जहर देकर हत्या की आशंका, लेकिन जब शवों से बहा खून तो कहानी पूरी तरह पलट गई। घर के अंदर मिला एक नोट, मैंने जो किया उसकी सजा मौत है। और तभी पुलिस की नजर गई उस शख्स पर जो मौके से गायब था। वो कोई और नहीं बल्कि परिवार का बड़ा बेटा था। जांच आगे बढ़ी और शक यकीन में तब्दील हो गया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि घर का ही बेटा निकला। वारदात के बाद आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, शहर बदलता रहा, ठिकाने बदलता रहा, लेकिन एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। मृत पिता के एटीएम कार्ड से निकाले गए पैसे और फिर एटीएम के बाहर पुलिस का जाल। कैसे खुला ये खौफनाक राज और कैसे परिवार का बेटा बना कातिल? अब देखिए आगे की कहानी। तीन लोगों की बेरहमी से हत्या, एक ही घर में खून से सनी लाशें, और कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि परिवार का ही बेटा। सागर के मकरौनिया इलाके में हुए इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पुलिस की जांच में कैसे एक एक परत खुली, कैसे आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा और आखिर किस गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए सागर से एनडीटीवी संवाददाता हनी दुबे की ये खास रिपोर्ट। 28 जनवरी साल 2020 की वो खौफनाक तारीख जब शांति का टापू कहे जाने वाले सागर की रफ्तार रोज की तरह सामान्य थी। ठंड की शाम करीब 6 बजे का वक्त, लोग चाय की चुस्कियों के साथ दिन भर की थकान उतार रहे थे। इसी दौरान सागर का मकरौनिया इलाका अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। तभी पुलिस की 100 डायल पर एक कॉल आती है। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि आनंद नगर इलाके में उसके घर के पास एक मकान से कई दिनों से तेज और असहनीय बदबू आ रही है। नाबालिग तो था लेकिन इतना दुर्दांत था कि वह 3 दिन तक अपनी माँ, पिता और भाई की लाशों के साथ सोता रहा, खाना बनाता रहा। वहीं वो दोस्तों के साथ जाकर पार्टियां भी करता रहा। जब मोहल्ले के लोगों को घर से
बदबू आने लगी जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जब पुलिस ने उस बंद घर को खोला तो पुलिस के होश उड़ गए। वहां पर 3 लाशें पड़ी हुई थीं। पुलिस ने इसे शुरुआत में सामान्य सूचना मानते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस को पता चला कि जिस घर में बदबू आ रही है वो पिछले 3-4 दिनों से बंद पड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। क्या है कि सागर मकरोनिया आनंद नगर में ये बहुत बड़ी सन 2020 में दुखद दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना ही बोलना चाहिए, इसके लिए घटना नहीं बोलना चाहिए कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप भाई के लिए हत्या कर दी थी। निर्मम हत्या की थी उसने, और मात्र 1500 रुपये के पीछे। तो माँ बाप के लिए, इसका बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की आदतें किस हिसाब से हो रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, और बच्चों के लिए जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करना चाहिए। उनको ज़रूरतों के साथ उनके ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए कि किस हिसाब से वो पैसे ले रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है। कुछ ही देर में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बंद मकान का दरवाजा तोड़ा गया। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, सभी सन्न रह गए। घर के भीतर 3 शव पड़े हुए थे। मृतकों की पहचान एक रिटायर्ड फौजी, उनकी करीब 40 वर्षीय पत्नी और उनके छोटे बेटे के रूप में हुई। प्रारंभिक तौर पर पुलिस को आशंका हुई कि लूट के इरादे से पूरे परिवार को जहर देकर मार दिया गया है। 28 जनवरी 2020 की बात है। हम एक लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी से ही फ्री हुए थे। जैसे ही फ्री हुए, थाने पर एक सूचना आई कि एक घर में कुछ गंध आ रही है और उस परिवार के जो लोग हैं वो मिसिंग हैं। 3-4 दिन से किसी ने उनको देखा भी नहीं है। इस सूचना पर जब हम वहाँ पे घर पे पहुँचे, हमने वहाँ पर देखा ताले लगे हुए थे घर के बाहर से। तो हमने ताले तोड़े। ताले तोड़ने के बाद जब वहाँ पे देखा तो कमरे में 3 डेड बॉडी थी, जिसमें से एक महिला की, एक पुरुष की और एक बच्चे की थी। जब हमने वहाँ पे देखा तो सबसे पहले तो ये था कि ये घटना हुई, 3 लोगों की एक साथ डेथ हुई है, 3 लोगों की एक साथ हत्या हुई है। हत्या का मामला था। पुलिस ने तत्काल जहर खुरानी का मामला दर्ज कर फॉरेंसिक साइंस लैब को सूचना दी। गंभीर मामले को देखते हुए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। इसी दौरान जब शवों को उठाया गया तो उनसे खून बहने लगा। यहीं से पुलिस को स्पष्ट हो गया कि ये जहर देकर हत्या का मामला नहीं बल्कि बेरहमी से की गई हत्या है। उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि ये कौन है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये आई कि ये 4 हैं फैमिली मेंबर, लेकिन उनमें से 3 की डेड बॉडी थी और एक मिसिंग था। तो इस बात पे फिर देखा गया कि एक और जो उनका बेटा गायब, जो मृतक थे, उनका बेटा कहाँ गया होगा। हमने स्पॉट पे सर्चिंग की। सर्चिंग में हमें वहाँ पर एक नोट मिला टेबल पर। टॉवल के नीचे एक नोट था, उसमें यह लिखा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसकी सज़ा मौत है, मुझे कोई ढूंढना मत। जब ये नोट मिला तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट हुआ कि जो मृतक था उसका बड़ा हो सकता उसी ने ये घटना की हो। उसके आधार पर हमने उसको तलाश करना शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर हर एंगल से जांच शुरू की। इसी बीच पुलिस को घर के भीतर एक कागज पर लिखा नोट मिला, जिसमें लिखा था, मैंने जो किया उसकी सजा मौत है। इस नोट ने जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस को संदेह हुआ कि मृतकों में परिवार का बड़ा बेटा मौके पर मौजूद नहीं है। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद से बड़ा बेटा लापता है। पुलिस ने नोट की हैंडराइटिंग का मिलान बड़े बेटे की लिखावट से कराया, जिसमें यह पुष्टि हो गई कि नोट उसी ने लिखा था। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुख्य आरोपी माने जा रहे बड़े बेटे की तलाश में टीमें गठित कर सघन अभियान शुरू कर दिया। उसकी लोकेशन ली, कभी वो झांसी, कभी ललितपुर, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो लौटते हुए सागर तरफ उसकी लोकेशन दिखी। हमारी टीमें लगी हुई थी, वरिष्ठ अधिकारी लगातार मार्गदर्शन दे रहे थे। इसके बाद हमने उसको हमारे एक आरक्षक था रहू, उसके मदद से और उसकी जो सूचनाएं थी उसके आधार पर उसको पकड़ा था हमने। पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की गई, उसने घटना को एक्सेप्ट किया, लेकिन उस समय जो उसकी मनोदशा, ना रोना था उसका, ना कुछ, और ना ही किसी प्रकार कोई एक्सप्रेशन थे। तिहरे हत्याकांड की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक के बाद एक ऐसे अहम सुराग हाथ लगे जिनसे ये साफ हो गया कि सनसनीखेज घटनाक्रम को घर के नाबालिग बड़े बेटे ने ही अंजाम दिया था। सबूत सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी की तलाश के लिए कई विशेष टीमें गठित कर दी गई।
उस बच्चे को हमने गिरफ्तार किया, अभिरक्षा में लिया। अभिरक्षा में लेने के बाद पूछताछ की तो उसने जैसे ही घटना बताई तो हमारे अधिकारी भी संशय में थे कि इसने की है घटना। इतनी बड़ी घटना थी, 3 मर्डर हुए थे। और सभी अधिकारियों ने, हमारे एसपी साहब थे उस समय, अमित सांघी सर, उनने भी इसमें बहुत गाइडेंस दिया हम लोगों को इस घटना में इन्वेस्टिगेशन में। उनने भी पूछा उस बच्चे से, हमारे आईजी सर थे, उनने भी पूछा। जब श्योर हो गया कि हाँ घटना इसने की है, इसके बाद हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट न्यायालय फाइल की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। कभी वो झांसी में छिपा तो कभी ललितपुर और कभी सागर में ठिकाने बदलता रहा, जिससे उसकी गिरफ्तारी में लगातार देर होती रही। इसी दौरान आरोपी ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने मृतक पिता के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 15,000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत इलाके में घेराबंदी कर दी। पुलिस ने मकरोनिया थाना क्षेत्र स्थित SBI एटीएम के बाहर घात लगाकर आरोपी को धर दबोचा। सागर से NDTV इंडिया के लिए हनी दुबे की रिपोर्ट। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी पुलिस के सामने टूटा तो उसके कबूलनामे ने सबको हैरान कर दिया, सबको झकझोर दिया। सिर्फ 1500 रुपए और एक फेयरवेल पार्टी की जिद ने उसे इस कदर हैवान बना दिया कि उसने पहले मां, फिर पिता और आखिर में अपने छोटे भाई तक की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद भी आरोपी का व्यवहार सामान्य रहा। वो पार्टी में गया, दोस्तों से मिला और उसी घर में रहा जहां उसके परिवार की लाशें पड़ी थी। पुलिस पूछताछ में खौफनाक कहानी सामने आई। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। आरोपी ने बताया कि वो कक्षा 12वीं का छात्र था और उसके स्कूल में फेयरवेल पार्टी आयोजित की जानी थी। पार्टी में सभी छात्रों को ब्लेजर पहनकर आने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसके पास ना तो ब्लेजर था और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे। आरोपी के अनुसार उसने अपनी मां से ब्लेजर के लिए 1500 रुपए मांगे, लेकिन मां ने पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात पर वो बेकाबू हो गया। गुस्से में आकर उसने टीवी देख रही मां के हाथ से रिमोट छीन लिया और टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया ताकि बाहर आवाज ना जाए। इसके बाद मां के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। जब उसने देखा कि मां की सांसें अभी चल रही हैं, तो उसने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाकर मां के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 1500 रुपए के पीछे उस दरिंदे ने अपनी मां, पिता और छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर अपनी मां को पहले दुपट्टे से उसके गले को रौंदा, लेकिन उसने देखा कि जब मां की सांसें चल रही हैं तो उसने रिटायर फौजी पिता की लाइसेंसी बंदूक से मां के सर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पिता राम गोपाल जब घर लौटा तो गेट के पीछे खड़े होकर उस दरिंदे ने पिता के ऊपर भी गोलियां बरसा दी और पिता की भी मौत हो गई। जिसके बाद वो दरिंदा अपने छोटे भाई को स्कूल लेने गया और स्कूल से लेकर आया और उसने पूरी घटना बतलाई। जिसके बाद उसका भाई जो भाई था वो दहशत में आ गया। मां की हत्या के बाद आरोपी ने घर में फैले खून को साफ किया और शव को खींचकर किचन में रख दिया। कुछ समय बाद जब पिता बाजार से लौटे और घर के अंदर आए तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। उसने पिता को 2 गोलियां मारी, एक सीने में और दूसरी सिर में, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने दोबारा खून साफ किया और पिता के शव को मां के शव के पास रख दिया और रोने लगा। जिसके बाद उसने अपने भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही करते करते बारी बारी से उसने तीनों का कत्ल कर दिया। वहीं पुलिस पूछताछ में उसने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें उसने बताया कि स्कूल में होने वाली फेयरवेल पार्टी के लिए उसको
कोट सिलवाना था और कोट सिलवाने के लिए जब उसने अपनी माँ से 1500 रुपये की मांग की तो माँ ने पैसे देने से मना कर दिया था, जिसके कारण उसने माँ, पिता और छोटे भाई की हत्या कर दी थी। इतने पर भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद वो अपने 13 साल छोटे भाई को स्कूल से लेने गया और उसे घर ले आया। घर पहुंचने पर उसने छोटे भाई से कहा कि उसने मम्मी पापा की हत्या कर दी है। ये सुनते ही छोटा भाई रोने लगा। आरोपी ने उसे भी गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश भी माता पिता के शवों के साथ रख दी। इसके बाद पुलिस उस आरोपी को थाना क्षेत्र के ही एक एटीएम से गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी एक बड़ी चूक कर देता है, जहां वो अपने पिता के ही एटीएम कार्ड से 15,000 रुपए निकालता है। घात लगाए बैठी सागर पुलिस उसको एटीएम के बाहर से ही दबोच लेती है, जिसके बाद पुलिस उसको थाने लेकर आती है और मामले की पूछताछ करती है। पूछताछ में आरोपी कई बड़े खुलासे करता है। आरोपी बताता है कि वह 12वीं कक्षा का छात्र था और उसकी स्कूल में फेयरवेल पार्टी होनी थी। स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान एक ड्रेस कोड तय किया गया था, जिसमें सभी छात्रों को ब्लेजर पहनकर आना था, लेकिन आरोपी के पास ना तो ब्लेजर था ना ब्लेजर खरीदने के लिए पैसे थे। उसने अपनी माँ से 1500 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद माँ ने जब पैसे देने से इनकार किया तो वह आग बबूला हो उठा और टीवी देख रही माँ से सबसे पहले तो उसने रिमोट छीना और टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया। टीवी का वॉल्यूम तेज करते ही उसने अपनी माँ को दुपट्टे से उसका गला रोककर उसकी हत्या कर दी। जब उस दरिंदे ने देखा कि माँ की सांसें चल रही हैं, तो उसने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से माँ के सीने में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही माँ ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने आगे बताया कि हत्या करने के बाद उसने मां की अलमारी से पैसे निकाले और कपड़ा खरीदने बाजार चला गया। उसी शाम वो फेयरवेल पार्टी में भी शामिल हुआ। रात को वो वापस घर लौटा और माता पिता और भाई के शवों के साथ ही घर में रात गुजारी। इतना ही नहीं, अगले दिन आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड को भी उसी घर में ले आया। दोनों ने मिलकर मैगी बनाई और खाना खाया। जब गर्लफ्रेंड ने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो आरोपी ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इसके बाद वो घर से फरार हो गया। सागर से एनडीटीवी के लिए हनी दुबे की रिपोर्ट। सागर से सामने आए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। जिस आरोपी को देखकर कोई शक तक नहीं करता था, वही 3 हत्याओं का दोषी निकला। अब हम आपको बताएंगे आरोपी का वो चेहरा जो स्कूल, समाज और पड़ोस की नजरों में बिल्कुल अलग था, लेकिन अदालत में जो सच सामने आया उसने सबको अचंभे में डाल दिया। इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी को लेकर जो जानकारियां सामने आई वो हर किसी को हैरान कर देने वाली हैं। स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी पढ़ाई में एक औसत छात्र था, ना बेहद तेज और ना ही किसी तरह से अलग दिखने वाला। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में उसका व्यवहार पूरी तरह अनुशासित रहता था। दोस्तों का दायरा सीमित था और किसी भी तरह के झगड़े या विवाद में उसका नाम कभी सामने नहीं आया। स्कूल से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गुस्सैल प्रवृत्ति का था, लेकिन स्कूल के समय वह अनुशासन में रहता था और स्कूल में उसका किसी से कभी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। वहीं आपको बता दें कि उसके पड़ोसियों से जब हमने बात की तो उसके पड़ोसियों का कहना था कि आरोपी का जो पिता था वह रिटायर्ड फौजी था, लेकिन वह कंजूस किस्म का था। अक्सर पैसों के चलते उनके घर परिवार में आए दिन झगड़े होते रहते थे, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह नाबालिग इतनी बड़ी घटना को और ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे देगा। उनको ज़रूरतों के साथ उनके ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए कि किस हिसाब से वो पैसे ले रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, किस किस से उसकी दोस्ती है, किस किस के साथ वो उठता बैठता है और वो किस तरीके के हैं।
कोई ऐसे नशाखोर तो नहीं है, कोई ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ तो नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में माँ बाप के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन स्कूल के बाहर की दुनिया में हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी के पिता का स्वभाव बेहद कंजूस था, जिस वजह से घर में पैसों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। कई बार परिवार में तनाव की स्थिति भी देखी गई, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये तनाव इतना खौफनाक रूप ले लेगा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि एकदम 3 लोगों की मृत्यु हो गई और मुझे भी नहीं जानकारी हो पाई कि किसने मारा, क्या हुआ। लेकिन जब हम लोगों ने मालूम है यहाँ के क्षेत्र में इतनी सनसनी हो गई, हम लोगों ने वहाँ पर गए भी, हम लोगों ने देखा, बड़ा दुखद था उस दिन। तो 2 मालूम है बच्चे और एक मतलब है माँ की उसमें मृत्यु हो गई। और जब पता चला कि मालूम बाद में जब पुलिस ने जाँच की और उसमें सीसी कैमरा में हमारे यहाँ पर वो आया था सीसी कैमरे में, तो उसमें जब पुलिस को हमने दिया तो पुलिस ने उसमें कुछ छानबीन किया तो उसको पता चला कि उसी के घर के उसके पुत्र ने, जो बड़े पुत्र था, उसने उसकी हत्या कर दी थी। मामले में सरकारी वकील और लोक अभियोजक ने अदालत में मृतकों की तरफ से मजबूत पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के कृत्य को सुनियोजित और अमानवीय बताते हुए कड़ी सजा की मांग की। उस मामला जो था वो 302 ट्रिपल मर्डर का था और 201 धारा 201 और 302 IPC का मामला था। तो उसमें 302 में तो कोर्ट ने तहरीर आजीवन कारावास से दंडित किया था अपचारी बालक को और 201 में 7 वर्ष के कारावास। सर, इस अपराध को कोर्ट ने किस श्रेणी में रखा था और कितना गंभीर अपराध इसको माना था? जी, उस समय का तो सबसे एक बहुत गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी के कृत्य को अत्यंत गंभीर, अमानवीय और समाज को झकझोर देने वाला बताया। 3 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिलहाल दोषी को सिवनी जेल में रखा गया है, जहां वो अपने किए गए जघन्य अपराध की सजा काट रहा है। और शासन की नीति के अनुरूप भी इसको चिन्हित किया गया था सनसनीखेज मामले में। और उसी समय कुछ समय पूर्व JJ एक्ट में भी संशोधन हुए थे, तो उसमें भी अपराध की 3 कैटेगरी को बनाया था। उसमें भी जो गंभीर श्रेणी का अपराध था, तो JJ एक्ट के प्रावधानों के तहत इसको विशेष, जो बालकों का विशेष न्यायालय था, उसमें इसका विचारण किया गया था। और माननीय न्यायालय ने लगभग 11 परिस्थितियों को प्रमाणित माना था। अभियोजन द्वारा इसमें 36 गवाह कराए गए थे कुल, और करीब 129 दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया था और लगभग 48 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। एक ऐसा चेहरा जो समाज को सामान्य दिखता रहा, लेकिन भीतर छुपा था एक खौफनाक सच। ये मामला एक बार फिर ये सवाल खड़े करता है, क्या हम वाकई इंसान को उसके चेहरे और व्यवहार से पहचान सकते हैं? सागर से NDTV इंडिया के लिए हनी दुबे की रिपोर्ट। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे समाज को हैरत में डाल दिया, हिलाकर रख दिया। 17 साल का एक नाबालिग जिस पर आरोप अपनी ही मां, पिता और छोटे भाई की हत्या का था। आखिर एक बच्चा अपने ही परिवार का दुश्मन कैसे बन गया? आखिर बाल अपराध और उसकी खौफनाक मानसिकता कैसी होती है? यह सवाल सबके जहन में कौंधने लगा। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जहां बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक किशोर के मन में गुस्सा, कुंठा और असंतोष पल रहा था। आरोपी ने स्कूल की फेयरवेल पार्टी के लिए सूट खरीदने के मकसद से मां से 1500 रुपए मांगे। मां ने पैसे देने से मना किया और वहीं से शुरू हुआ वो गुस्सा जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सागर में एक 17 साल के बच्चे ने अपने माता पिता और बहन भाई की हत्या कर दी, और पहले पुलिस ढूंढती रही और फिर उसके बाद पता चला कि बड़ा लड़का फरार है और उसने ही ये हत्या करी है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या होगा? इस बात पे हमारे को प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले मैं भी ये बताती हूँ, मनोविज्ञान मतलब मन, आपका ब्रेन।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कई बार कि तीव्र भावनात्मक कारक होते हैं जो ज्यादातर जिसमें कि हत्या की तरफ व्यक्ति प्रेरित होता है। उसका जो ब्रेन है वो नेगेटिव इमोशंस की तरफ जाता है और वहां पे जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि जब तक उसने वो पर्टिकुलर एक्ट नहीं कर दिया या पर्टिकुलर चीज नहीं कर दी तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। सवाल ये नहीं कि हत्या कैसे हुई, सवाल ये है कि एक नाबालिग का दिमाग यहाँ तक कैसे पहुंचा। क्या सिर्फ 1500 रुपए वजह थे या ये सिर्फ एक ट्रिगर था? क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि किशोरावस्था में दिमाग का वो हिस्सा जो गुस्से और फैसलों पर नियंत्रण करता है पूरी तरह विकसित नहीं होता। हमारा जो दिमाग है कई बार हमारे ब्रेन में विटामिन की कमी हो जाती है तो विकृत सोच हो जाती है, मतलब ऐसी सोच जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस सोच के अंतर्गत हमें बार बार ऐसा ख्याल आता है मैं इसको मार दूं, किसी को भी जो हमारे नियर डियर वंस होते हैं। तो जो अपराधी होता है चाहे वो अपराधी नहीं है वो उस व्यक्ति को खत्म कर देता है। फिर आता है मनोविकार संबंधी भ्रम। इसमें एक मानसिक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति जो है अपने ही दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इमेजिनेशन करता है कि वो किसी को मार रहा है या कोई उसको मार रहा है। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, ये एक चेतावनी है कि बच्चों के गुस्से, अकेलेपन और मानसिक दबाव को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। सागर से एनडीटीवी के लिए हनी दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी कहानी सागर के नाबालिग हैवान की, लेकिन क्रिमिनल के अगले एपिसोड में हम आपके लिए जुर्म की एक और दास्तां लेकर आएंगे। देखते रहिए एनडीटीवी मेरे साथ। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।